तो कहानी की शुरुआत पास्ट से होती है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची के सामने कुछ पैसे और बाकी चीजें रखे होते हैं और उसके पापा उन चीजों में से किसी एक चीज को उठाने के लिए बोलते हैं। तो वो बच्ची अपने पापा के हाथ को थाम लेती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और आपको पता है ये बच्ची कौन थी? ये यून सैरी ही थी, जिसे पता था पैसे से ज्यादा पापा की कीमत होती है। और देखते ही देखते यून सैरी खुद का मॉल खोल लेती है और उसका नाम रखती है शेरीज चॉइस। वो बोलती है, मैंने लाइफ में हमेशा सही फैसला लिया है, इसलिए तरक्की के रास्ते में बिना रुकावट के बढ़ती रही। लेकिन इस बार मैंने सही फैसला नहीं लिया था, शायद इसलिए आज यहाँ फंस गई हूँ। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आपको याद ही होगा पिछले एपिसोड में मैंने आपको लास्ट सीन बताया था, जहाँ कैप्टन ली और यून सैरी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और यून सैरी अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलने में किसी की मदद तो चाहिए ही होगी, जो कि ये आदमी कर सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा नाटक करना होगा ताकि इसे मेरे पे थोड़ी दया आ जाए। फिर यून सैरी मीठी मीठी बातें करने लगती है ताकि वो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवा सके। कैप्टन ली वैसे तो सख्त लौंडा थे, लेकिन यून सैरी की बातों में वो पिघल ही जाते हैं। फिर कैप्टन ली यून सैरी के लिए अपने हाथों से पकवान बनाकर लाते हैं और ऐसा सजाकर थाली लाते हैं कि जैसे हम अपने घरों में दामाद का स्वागत करते हैं। यून सैरी खाने को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ ये रिवाज होगा कि नहीं, पर हमारे यहाँ मेहमान खाना खाने से पहले मेजबान को पहला निवाला खिलाते हैं, इसलिए तुम पहले खाओ। दरअसल यून सैरी के अंदर थोड़ा सा डर था कि कैप्टन जितना भी अच्छा हो, वो है तो नॉर्थ कोरिया का ही। उसे डर था कि कैप्टन ली ने कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। कैप्टन ली स्मार्ट दिखने के साथ साथ दिमाग से भी होशियार थे, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यून सैरी ऐसी बातें क्यों बोल रही है। और वो यून सैरी को बोलते हैं, जब लाइट चली गई थी तुम अचानक से डिमिलिटाराइज्ड जोन में आ गई थी और यहाँ आ पहुँची, तो इस हिसाब से तुम मासूम तो नहीं लगती हो, पर हाँ जासूस वाले सारे गुण नजर आ रहे हैं। ये बात सुनकर यून सैरी फिर से मासूम बनकर अपना दर्द बताती है कि वो किस मंजर से गुजर रही है। यहाँ आपको यून सैरी की चुलबुली बातें और कैप्टन का खड़ूपन बहुत ही पसंद आने वाला है। वहीं यून सैरी के परिवार वाले एक साथ बैठे होते हैं। बड़ा भाई पापा से कहता है, पुलिस ने रात भर यून सैरी को ढूंढा, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो पापा बोलते हैं, इन सब से कुछ नहीं होगा, हमें जासूस की मदद लेनी होगी ताकि यून सैरी का जल्द से जल्द पता चल सके। फिर दूसरा भाई बोलता है, इस मामले में मेरे फादर इन लॉ ने बड़ी हेल्प की है, उन्होंने कमिश्नर से बात की है तो जल्दी समाधान मिल जाएगा और यून सैरी का भी पता चल जाएगा। यहाँ दोनों भाई पापा के सामने ऐसी बातें करके उनके सामने अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं ताकि पापा खुश होकर उन्हें सीईओ की कुर्सी पर बिठा दे, क्योंकि दिल से तो दोनों भाई यून सैरी को मरा हुआ देखना चाहते हैं। आखिर पैसे के सामने रिश्ते घुटने टेक ही देते हैं। अब कैप्टन ली के घर पर उनके यूनिट के लोग आ जाते हैं। फिर यून सैरी सबसे बोलती है कि तुम लोग मुझे वापस उसी जोन के पास छोड़ दो जहाँ पर मैं गिरी थी, वहाँ से मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। इस पे कैप्टन ली बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब ने अभी अभी 2 महीने सीमा पर बिताए हैं और आज ही यहाँ वापस आए हैं, तो हम कुछ महीनों तक वहाँ नहीं जा सकते। फिर यून सैरी पूछती है, तुम्हारे देश में कुछ तो प्रोटोकॉल होगा या फिर मैनुअल होगा। कैप्टन ली बताते हैं, मैनुअल के हिसाब से तुम्हारी पूछताछ हुई होती, जो कि स्टेट सिक्योरिटी वाले करते। यहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी NIS की तरह ही होता है। ये सुनकर यून सैरी मुस्कुराते हुए पूछती है, फिर तुम लोगों ने मुझे स्टेट सिक्योरिटी के हवाले क्यों नहीं किया? इसीलिए ना कि तुम लोगों को डर था कि मैं सब उगल दूंगी और तुम्हारी यूनिट की बैंड बच जाती, कि तुम्हारे रहते मैं डिमिलिटाराइज्ड जोन में कैसे पहुंच गई। तो हम लोग एक ही कश्ती पर सवार है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इसके बाद सभी लोग समाधान देने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस बीच में यून सैरी अपनी एक शर्त रखती है।
वो कहती है कि मुझे दिन में 3 बार नॉनवेज चाहिए। मैंने 2 दिन से सही से खाना नहीं खाया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यहाँ पर वही बात हो गई, प्राण जाए पर पेट पूजा ना जाए। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के गांव की कुछ औरतों को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन ली के वापस आने से बहुत ही खुश नजर आ रही होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, कैप्टन ली बहुत ही स्मार्ट हैंडसम नौजवान है, तो उसके प्रति भाभियों का झुकाव रहता है। इसलिए भाभियां कैप्टन ली के लिए उनके घर सारी सुविधाओं का इंतजाम कर देती है, यहाँ तक कि नॉनवेज भी। और इसी बहाने यून सैरी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और उसे नॉनवेज खाने को नसीब हो जाता है। अब सब खाने पीने के बाद अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। तभी यून सैरी पूछती है, मुझे कोई दिक्कत होगी तो तुम लोगों से संपर्क कैसे करूंगी? तो कैप्टन ली एक टेलीफोन दिखाते हैं और बताते हैं कि जब तुम 5 डायल करोगी तो मेरे ऑफिस कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन फोन तभी करना जब बहुत ही अर्जेंट हो। यून सैरी बोलती है कि हाँ, मैं तभी करूंगी जब बहुत ही जरूरत होगा। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन ली अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। यून सैरी अर्जेंटली कॉल्स करती है ये पूछने के लिए कि बॉडी वॉश कहाँ है, फेस वॉश कहाँ है, सेंटेड कैंडल कहाँ है। यहाँ कैप्टन ली की हालत हर एक वो बॉयफ्रेंड समझ सकता है जिसकी गर्लफ्रेंड डिमांडिंग होती है। अगर आपकी भी ऐसी गर्लफ्रेंड है तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद कैप्टन ली चौल गैंग और सीनियर कर्नल के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। कैप्टन ली चौल गैंग से पूछते हैं, आज सुबह उन चोरों का एक्सीडेंट हो गया और किसी गाड़ी से जीप की टक्कर हो गई थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। किस कार से टक्कर हुई थी, ये दुर्घटना थी या कुछ और? अगर दुर्घटना थी तो इसके पीछे कौन है और इस तरह की दुर्घटना बार बार क्यों हो रहे हैं, इसलिए मुझे आप इसकी जांच करने दीजिए। फिर चौल गैंग बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम जांच करना ही चाहते हो तो करो, ये केस ट्रायल ब्यूरो के हाथ में है, तो कल सुबह प्योंगयांग हेडक्वार्टर में चले जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद कैप्टन ली वहाँ से चले जाते हैं। तब वो दोनों ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ट्रायल ब्यूरो का डायरेक्टर मेरा दोस्त है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही ऑफिसर्स को थोड़ी फिक्र होने लगती है कि कैप्टन ली कौन है और कहां से आया है। दरअसल कैप्टन ली के रेज्यूमे में उनकी फैमिली का कोई जिक्र नहीं होता है, जिस वजह से अभी तक कैप्टन ली की पहचान गुप्त है। वहीं पर कुसुम जून देश छोड़ने की फिराक में रहता है और एक आदमी से मिलता है जो कि लोगों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में ठिकाना लगवाता है। कुसुम जून उस आदमी से बोलता है, मैं तुम्हें $24 दूंगा, पर अगर मैं तुम्हारे देश में एक बार आ गया तो तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ से सीन यून सैरी पे आ जाता है जहाँ पर वो नहा कर निकली होती है और तभी लाइट चली जाती है और उसे घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो वो बहुत ही घबरा जाती है और अपने बचाव के लिए एक गुलदस्ता उठा लेती है। उसे लगता है कि कोई उसे मारने के लिए आया है, पर वो आहट कैप्टन ली की होती है और वो यून सैरी के लिए कैंडल लेकर आए होते हैं जो कि उसने फोन करके मंगवाया था। ये देखकर यून सैरी फूट फूट कर रोने लग जाती है और रोते रोते बोलती है, ये सेंटेड कैंडल नहीं है और मुझे माफ करना, मैं बहुत ही डर गई थी, मैं बता नहीं सकती मुझ पर क्या बीत रही है। और वो ये कहकर रोने लग जाती है। यून सैरी कैप्टन ली से अपना दर्द बांट रही होती है कि मेरी कंपनी डूब जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन ली दिलासा देते हुए बोलते हैं, फिक्र मत करो, अच्छी बुरी किस्मत एक बुरी रस्सी की तरह होती है, एक आती है दूसरी जाती है, तो सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। कैप्टन ली भले ही दिखाते हो कि वो खड़ूस हैं, अकड़ू हैं, लेकिन दिल से वो बहुत ही मासूम और प्यारे थे। वो यून सैरी के लिए उसकी जरूरत का वो हर एक सामान लेकर आते हैं जो उसने मांगा था और वो सब सामान साउथ का होता है जिसे कैप्टन ली ने चोरी से खरीदा था। और इन सामानों को देखकर यून सैरी बहुत ही खुश हो जाती है। कैप्टन ली उन चोरों के एक्सीडेंट की जाँच पड़ताल के लिए प्योंगयांग के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर
कुछ ऑफिसर्स उन्हें घेर लेते हैं और ट्रायल ब्यूरो के डायरेक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर डायरेक्टर कैप्टन ली को डराने और धमकाने लगता है कि तुमने उन मासूमों को चोर बना दिया और उन बेचारों की बेवजह मौत हो गई। इसी बीच एक सीनियर ऑफिसर वहां आकर कैप्टन ली को उठाते हैं और उस डायरेक्टर को एक लात मारते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं। अब यहाँ कैप्टन ली की पहचान होती है कि आखिर वो है कौन। वो जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का बेटा होता है और ये सुनकर वहाँ सबकी हवा टाइट हो जाती है और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर डायरेक्टर ये खबर चौल चौल गैंग को सुनाता है और उसकी भी हालत नाजुक हो जाती है। डायरेक्टर बताता है कि जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर के 2 बेटे थे, मू हियोक जिसकी मौत हो चुकी है और दूसरा कैप्टन ली है। वहीं दूसरी तरफ यूनसेरी और कंपनी 5 के मेंबर्स एक साथ घुलने मिलने लग जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर उम्र में छोटा होता है और साउथ के सीरियल्स का दीवाना होता है, तो वो यूनसेरी से उन्हीं सीरियल्स के बारे में पूछता रहता है और यूनसेरी का सर खाता है। और बाकी सब कैप्टन ली के घर के आंगन में अंडरग्राउंड वाटर के लिए रास्ता बना रहे होते हैं और उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, हमें कैप्टन ली ने तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कहा है। ये सुनकर यूनसेरी फूले नहीं समा रही होती है और बोलती है, कैप्टन ली ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। वाओ, वो कितना प्यारा है। तो पियो ची स्यू मजे लेते हुए बोलता है, कैप्टन ली तुम पे नजर रखना चाहते हैं। पियो ची सुई यूनसेरी को हमेशा चिढ़ाता रहता है। वो भले ही अंदर से साफ दिल का हो, लेकिन वो यूनसेरी के सामने हमेशा दिखाता है कि वो साउथ वालों से नफरत करता है। और दूसरी तरफ प्योंगयांग में कैप्टन ली उसी ऑफिसर के साथ बैठे होते हैं जिन्होंने कैप्टन ली को बचाया था। उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि 2000 से लेके अभी तक कई सड़क दुर्घटना हुए हैं जो बेहद ही अजीब और दर्दनाक थे और आज तक स्टेट सिक्योरिटी ने कोई जांच नहीं की और इन्हीं दुर्घटना में कैप्टन ली के भाई की भी मौत हुई थी। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट इतने क्यों हो रहे हैं और वो ट्रक कैसे और कहां से आया। नॉर्थ में एक और अजीब कानून था कि ऑफिसर्स बिना बताए अचानक लोगों के घरों में तलाशी लेते हैं ताकि कोई साउथ का घुसपैठिया छुपा हो तो पकड़ा जाए। मतलब आप समझिए ये उतना ही खतरनाक है जितना गणित टीचर आपका सरप्राइज टेस्ट ले ले। अब ये बात कंपनी 5 के टीम को पता लग जाती है और वो ये खबर कैप्टन ली को बताते हैं। कैप्टन ली जैसे ही ये खबर सुनते हैं वो वहाँ से मिलिट्री हाउसिंग एरिया के लिए रवाना हो जाते हैं और मिलिट्री हाउसिंग एरिया में तलाशी शुरू हो जाती है और चौल चौल गैंग जो कैप्टन ली से चिढ़े हुए थे वो एक मौके की तलाश में थे कि वो कैप्टन ली से बदला ले सके, तो वो उनके घर की भी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और ना चाहते हुए भी यूनसेरी के बारे में सबको पता चल जाता है और ऑफिसर्स यूनसेरी को बंदूक की नोक पे कैप्टन ली के घर के बाहर निकालते हैं। ऑफिसर्स यूनसेरी से पूछताछ कर ही रहे होते हैं तभी कैप्टन ली वहाँ पहुँच जाते हैं और यूनसेरी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं कि ये मेरी मंगेतर है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ यूनसेरी किसी औरत के साथ बैठी होती है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो सिंगापुर में है। यूनसेरी अपनी जिंदगी और परिवार वालों से हताश हो चुकी थी। वो अब दुनिया को टाटा बाय बोलकर आसमान में खुली सांस लेना चाहती थी। तो वो औरत उसे समझाते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती तुम क्यों मरना चाहती हो, पर मैं ये जानती हूँ अगर तुम सिंगापुर घूमोगी और इसकी खूबसूरती देखोगी तो पक्का तुम्हारा मन बदल जाएगा और तुम्हारे अंदर फिर से जिंदगी जीने की चाह जगेगी। इसके बाद यूनसेरी सिंगापुर के बर्फीले पहाड़ों के बीच घूमने निकल जाती है और आसमान में लोगों को उड़ता देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसके बगल में कैप्टन ली को दिखाया जाता है और वो भी आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चमका रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है यूनसेरी और कैप्टन ली की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, बस उनके दिमाग से वो पल भर की मुलाकात धुंधला गई थी। तो ये था एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। ये प्रेम कहानी आगे क्या क्या गुल खिलाती है ये जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।